राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, अपन ने पिछली क्लास में 3.2 जो प्रश्नावली है इसको समाप्त कर लिया है और उसी के साथ अपनी जो प्रतिस्थापन विधि थी ना वो भी कंप्लीट होती है। आज अपन एक नई विधि यानी रैखिक समीकरण को हल करने की एक नई विधि सीखेंगे और उसका नाम क्या है? विलोपन विधि। ये उससे सीधी है ना, कौन सी? विलोपन विधि। तो ये किस प्रकार इसमें हल होता है वो आज अपन सीखेंगे। देखो पहला उदाहरण आ रहा है, उदाहरण नंबर 8। इसको पढ़ते हैं। उदाहरण एक आ रहा है, एक समस्या के रूप में आ रहा है। तो पहले अपन इसकी क्या बनाएंगे? रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। फिर रैखिक समीकरण युग्म से क्या करेंगे? उसको हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो सुनो। देखो पहले लाइन में क्या कह रहा है? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। यानी दो व्यक्ति हैं, ए व बी हो सकता है, कुछ भी दो, कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं। तो उनकी आय का अनुपात कितना है? 9:7। यानी एक 9 रुपए कमा रहा है तो दूसरा कितना कमा रहा है? 7 रुपए कमा रहा है। अब ये 9 रुपए और 7 रुपए अनुपात है। ये वो 9,000 भी कमा सकते हैं, 7,000 भी कमा सकते हैं, वो इस प्रकार भी वो एक 90 कमा सकता है तो एक दूसरा 70 कमा सकता है। यानी वो अनुपात है, एक सरलतम रूप है। ठीक है, अब कितना ही कमा सकता है वो आगे। और उनके खर्चों का अनुपात, यानी वो किस प्रकार वो कमाते हैं तो 9:7 के रूप में, परंतु वो खर्च किस रूप में करते हैं? जो 9 रुपए कमाता है वो 4:3 के अनुपात में क्या करते हैं? खर्च। यानी जो 9 रुपए कमा रहा है वो खर्च कितना कर रहा है? 4। और जो 7 रुपए कमा रहा है वो खर्च कितना कर रहा है? 3 रुपए। उसी के बाद ठीक है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2 रुपए बचाता है, यानी एक तो कमा रहा है, इसमें कमाने की बात हो गई, कितना? 9-7 कमा रहा है। वो दो व्यक्ति है, एक तो 9 कमा रहा है तो दूसरा 7 कमा रहा है। अब वो खर्च क्या कर रहे हैं? एक 4 कर रहा है तो कितना, एक कितना, दूसरा कितना कर रहा है? 3 रुपए खर्च कर रहा है। अब वो बचा कितने रहे हैं? 2,000। अब यहाँ पर 2,000 रुपए तो एग्जैक्ट अमाउंट दे दिया कि 2,000 रुपए वो क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं प्रति व्यक्ति। यानी दोनों व्यक्ति 2,000 रुपए क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो। तो उनकी जो मासिक आय है वो अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इधर सुनो, जब भी वैसे अनुपात में से क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको मान लिया करें। क्या करें? मान ले। ठीक है, उदाहरण नंबर ये 8 है। माना मासिक आय, माना मासिक आय क्या मान ली? x रुपए। क्या मान ली मैंने? x रुपए। ठीक है, और एक क्या है? अनुपात किसका दे रहा है? एक आय का और एक किसका दे रहा है? खर्च का। वह मासिक खर्च, मासिक खर्च। इसका अनुपात, इसको क्या मान लिया मैंने? y रुपए। ठीक है, यहाँ तो बात समझ आ गई क्या? जो उसने पूछा, एक तो मासिक आय का अनुपात दे रखा है उसको भी मैंने मान लिया x, एक खर्च का उसने अनुपात दे रखा है उसको क्या मान लिया? y। एक उसने एक और वैल्यू दे रखी है, कौन? क्या? वो 2,000 रुपये बचाता है, पर 2,000 तो एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। 2,000 रुपये तो वो बचा ही रहा है। इसका अनुपात दिया क्या? उसने नहीं दिया, तो इसको मानने की आवश्यकता नहीं है। अपन को आय का अनुपात दिया, आय मान लिया। अपन ने खर्च का अनुपात दिया और खर्च को मान लिया। अब आगे बढ़े। पर दो स्थितियां हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो स्थिति फर्स्ट है, स्थिति फर्स्ट में ये बताओ मेरे को, वो जो पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति कमा कितना रहा है? 9। और अपन ने आय कितनी मानी? x। यानी कुल कितना कमा रहा है वो? 9x कमा रहा है। ठीक है, अब ये बताओ वो खर्च कितना कर रहा है? 4 खर्च कर रहा है। यानी अपन ने खर्च कितना माना? y। ठीक है, y माना है तो कुल खर्च कितना हुआ? 4y। ये लो 4y। ठीक है, ये मैं कमा रहा हूँ, ये मैं खर्च कर रहा हूँ। तो अगर मैं कमा रहा हूँ उसमें से खर्च माइनस कर दूं तो ये कौन सी वैल्यू आएगी कि मैं कितना बचा रहा हूँ? यानी खर्च किया, ये मैंने ये मैंने आय की, मतलब मैंने कमाया, और ये मैंने क्या किया? खर्च किया। तो फिर इधर क्या बचेगा? मतलब अपन कितना बचा रहे हैं? तो कितना बचाया उसने? 2,000। ये समीकरण नंबर ए। आ जाए बात समझ में? यानी 9x उसने क्या के कमाए, 4y उसने खर्च कर दिए, तो फिर बचाए कितने? 2,000 रुपये। आ जाए बात समझ में? ये पहली स्थिति। स्थिति नंबर सेकंड बताओ क्या? स्थिति नंबर सेकंड बताओगे तो ये बताओ मेरे को, वो जो दूसरा व्यक्ति है वो कमा कितना रहा है? उसका अनुपात क्या दे रखा है? 9 के अलावा 7। यानी 7x क्या कर रहा है? वो कमा रहा है, माइनस खर्च कितना कर रहा है? वो 3y। क्या कर रहा है? वो 3y। अभी वो बताओ वो बचा कितना रहा है? वो भी 2 ही बचा रखा है। उसने कहा कि दोनों प्रति व्यक्ति 2,000 रुपये क्या करते हैं?
बचाते हैं, वो भी कितना बचा रहा है 2000। तो इसके भी 2000 बचते हैं, इसके भी 2000 बचते हैं। तो ये बात समझ में आ गई क्या? ये आगे आई थी, फिर पीछे खर्च माइनस किया, तो ये आ गया क्या आपके, वो कितना बचा रहा है। ये समीकरण नंबर 2। यहाँ तो बात समझ में आ गई क्या? ऐसा क्वेश्चन चेंज हो सकता है कभी आप फ्यूचर में, क्या क्या चेंज हो सकता है कि यहाँ पर जैसे अभी दोनों जगह 2000 दिए, ऐसा आ सकता है कि पहला व्यक्ति 2000 बचाता है तथा जो दूसरा व्यक्ति है वो 4000 बचाता है, तो फिर यहाँ कितना कर दोगे 4। ये वैल्यू अलग अलग आ सकती है, ये भी अलग अलग आ सकता है। तो यहाँ तक उतारो, फिर इसको अपन हल करेंगे। यहाँ तक उतार लिया ना? अब इधर सुनो, अब इधर सुनो, अगर आपसे बोला जाए कि ये 2 समीकरण है, इन समीकरणों को प्रतिस्थापन से हल करो, तो कर सकते हो क्या? किस विधि से? प्रतिस्थापन से तो हल कर सकते हो तुम, अपन उसको सीख चुके हैं। पर अपन कौन से सीख रहे हैं? विलोपन। तो देखो विलोपन में क्या होता है, यहाँ तक ये उतार ही लिया था तुमने। मैं इन समीकरणों को दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो समीकरण ये अपना सोल्व 9x माइनस के 4y बराबर कितने हैं? 2000, समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण है 7x माइनस के 3y बराबर के 2000, समीकरण नंबर 2। अगर आपसे बोला जाए कि प्रतिस्थापन हल करो, तो आप कर दोगे। कैसे करोगे? किसी एक समीकरण को लोगे और एक चर का मान निकालोगे और उसको दूसरी समीकरण में रख दोगे। ये हुई अपने प्रतिस्थापन। विलोपन विधि में क्या होता है कि आपको देखो ये प्रतिस्थापन विधि है, इसमें भी सबसे पहले y का मान या किसी x का मान आता था। कब आता था? जैसे कि अपन x के मान को कहीं रखते थे, जैसे ये x का मान 2x माइनस 3 कहीं पे आता था, इसको दूसरे समीकरण में रखते थे। तो दूसरी समीकरण में उसमें मैं कहता था कि यहाँ पे देखो y दिख रहा है आपको, x नहीं दिख रहा, ऐसा बोलता था। या फिर कहीं पे x का मान निकल कर आता था तो उसमें फिर y नहीं होता था, ऐसा होता था। तो वहां पर वो x या y मान हट जाता है। यहाँ पे भी अपन यही करेंगे कि यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 4y है, यहाँ पे 3y और यहाँ पे 7 है। यहाँ अपन को ऐसा काम करना है कि किसी एक चर को हटा दें। हटा दे मतलब वो हट जाना चाहिए। अब ये हटेगा कब? जब उनका गुणांक समान हो। गुणांक समान हो मतलब जैसे कि यहाँ अगर 7 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाए? 7 हो जाए। या फिर यहाँ 9 है तो यहाँ पे क्या हो जाए? 9 हो जाए। अगर ये x का गुणांक समान कर दे, या फिर अगर यहाँ y के यहाँ 4y है, यहाँ 3y, या तो यहाँ पे भी 4 हो जाए या फिर यहाँ पे भी 3 हो जाए, ऐसा कर दें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ 3 हो जाए और यहाँ पे क्या नाम है 4 हो जाए, तो पॉसिबल है क्या? परंतु अपन ने अध्याय नंबर वो 2 में पढ़ा था, 1/2 होता था एक का मान। फिर वहां पे भी 2 में कहा था मैंने कि यहाँ या तो 2 हो जाए, यहाँ पे यहाँ क्या करते थे उस समय? फिर गुणा करते थे, ये करते थे। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि इस 9x या तो यहाँ पे दोनों जगह समान हो जाए या फिर इन दोनों जगह वैल्यू समान हो जाए। तो अपन क्या करें, इस समीकरण को पूरी को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, क्या करूं? 3 से गुणा कर दूं, तो यहाँ पे कितना आएगा? 12, 4 तिया 12। और मैं इस वाली समीकरण को पूरी को 4 से गुणा कर दूं, तो यहाँ कितना आएगा? 12। तो यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12। जैसे ही 12 आएंगे, दोनों जगह y का गुणांक क्या हो जाएगा? समान। और जैसे ही गुणांक समान होगा अपन वो क्या कर देंगे? काट देंगे। वो कैसे काटेंगे, वो किस स्थिति में करते हैं वो बात की बात है। पर पहली स्थिति अपन को ये सीखना है कि इनके जो चर हैं, इन चरों के गुणांक समान करना सीखेंगे। अब आपको सर कैसे पता चला कि इसको 3 से गुणा करना है और इसको 4 से? तो जब भी आपको ऐसे दिखे तो विपरीत गुणांक से गुणा कर दो। यहाँ कितना है? 3, यहाँ कितना है? 4, तो 4 से तो इस समीकरण को गुणा कर दो। यहाँ कितना है? 3, तो 3 से इस समीकरण को गुणा कर दो, तो अपने आप y के गुणांक क्या हो जाएंगे? समान। अब कोई कहे सर आप यहाँ पर y का गुणांक समान कर रहे हो, मैं तो x का गुणांक समान करूंगा। तो कोई बात नहीं, आप x का गुणांक समान कर लो। अब x का गुणांक समान करने के लिए इस पहले समीकरण को किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से। मैं इस पूरी समीकरण को 7 से गुणा करूंगा तो 9 7 63, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 63x। और फिर इस दूसरे समीकरण को भी किससे गुणा करूंगा? फिर मैं 9 से करूंगा। क्या किससे करूंगा? 9 से। परंतु यहाँ पर 9 और 7 थोड़ी बड़ी संख्या लग रही है मेरे को गुणा करने में, तो यहाँ पे 4 और 3 से गुणा करना आसान लग रहा है, तो मैं किससे गुणा कर रहा हूँ? 4 और 3 से। तो समीकरण ये बताओ मेरे को, समीकरण 1 को किससे गुणा करूं? बोलो जल्दी। समीकरण 1 को मैं किससे गुणा करूं? 3 से।
यानी 4 के स्थान पे यहाँ 12 लाना है मेरे को, तो किससे गुणा करूं? 3 से। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर आ जाएगी बात समझ में। तो मैं समीकरण 1 को 3 से गुणा कर रहा हूं, तो करो गुणा। 9 3 27, पूरे को ही गुणा करना है, ठीक है ना। यूं नहीं है कि इसको गुणा करके रह जावा। समीकरण 3 को पूरी को कर रहे हैं, इसका मतलब पूरी को करना, फिर उसके साथ ही कहीं पे भी चेंज है। 9 को 3 से करोगे 27x, इसको 3 से करोगे तो माइनस के 12y, और इसको 3 से करोगे तो 6000। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो समीकरण 1 को मैंने 3 से गुणा किया तो ये एक नई समीकरण आई, और इस एक नई समीकरण को क्या नाम दे दूंगा मैं? समीकरण नंबर 3। ये समीकरण 3 किससे आई है? 1 से ही आई है। अब मेरे को ये बताओ, समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा करूं? समीकरण 2 को किससे गुणा करूं? 4 से। 4 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर? 4 से गुणा करने पर। चलो ठीक है, इसको गुणा करो, 7 चौक 28x माइनस, इसको 4 से करो 12y, इसको 4 से करो 8000। ठीक है, ये समीकरण कौन सी जाएगी? 4। बहुत सौ की अब तक बात समझ नहीं आई, पर अब समझ लो ये गुणा क्यों कर रहा हूँ। गुणा इस वजह से कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने पहली समीकरण को 3 से गुणा किया तो यहाँ कितना दिखा मेरे को? 12y, और जैसे समीकरण नंबर 2 को भी मैंने 4 से गुणा किया तो यहाँ पे कितना दिखा? 12। क्या दोनों जगह इन y का गुणांक समान आ गया? क्या गुणांक समान आ गया ना? तो अब मैं इनको काट सकता हूँ, हटा सकता हूँ। अब कैसे हटा सकता हूँ? यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। जब भी समान चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए? समान चिन्ह आ जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में समीकरणों को क्या कर दो? घटा दो। क्या कर दो? घटा दो। मैंने क्या बोला हूँ? दोबारा बोला हूँ, इस बात पे ध्यान देना। जब भी दोनों के चिन्ह समान आ जाए, ऐसी स्थिति में दोनों समीकरणों को घटा दो। क्या करो? घटा दो। समान चिन्ह आने पर समीकरणों क्या करो? घटा दो। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, अगर चिन्ह विपरीत आ जाए, यानी यहाँ पे प्लस या यहाँ माइनस आ जाता, या फिर यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस आ जाता, ऐसी स्थिति में समीकरणों को जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो। विपरीत चिन्ह आने पर क्या करना होगा? जोड़ना होगा। मैं बात यहाँ लिख रहा हूं, विपरीत अगर चिन्ह है तो क्या करना होगा? आपको जोड़ना होगा। और समान चिन्ह है, कैसे चिन्ह है? समान है। समान है वो दोनों प्लस प्लस भी हो सकते हैं, और दोनों क्या हो सकते हैं? माइनस माइनस भी हो सकते हैं। समान अगर चिन्ह है तो क्या करना होगा? आपको घटाना होगा। विपरीत चिन्ह है तो जोड़ना होगा। सर अब ये क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ में आएगी बात। अब आपको चिन्ह कैसे है? समान है। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी क्या है? माइनस। दोनों जगह समान है ना, तो समान की स्थिति में क्या करते हैं? घटाते हैं। तो क्या करेंगे? समीकरण, अब आपको समीकरण 4 में मान बड़ा दिख रहा है कि 3 में बड़ा दिख रहा है? कहाँ मान बड़े दिख रहे हैं? 4 में दिख रहे हैं ना। तो ऐसा करो, समीकरण 4 में से 3 घटाने पर, सर हमें पता नहीं चला कि बड़े किस में छोटे किस में, तो जरूरी नहीं आप 3 में से 4 भी घटा दोगे तो भी गलत नहीं है, 4 में से 3 घटाओगे तो भी गलत नहीं है। पर क्या करना है? आपको घटाना है। कब घटाना है? जब चिन्ह कैसे हो जाए? समान। चिन्ह समान हो जाए तब आपको समीकरणों को घटाना है। या तो 3 में से 4 घटा दो, या 4 में से 3 घटा, कैसे भी घटा दो, बस घटाना है। क्या करना है? घटाना है। कब घटाना है? जब चिन्ह समान हो। चिन्ह किसके समान हो? जिसका गुणांक आपने समान किया। तो समीकरण 4 में से समीकरण 3 क्या करने पर? घटाने पर। ठीक है, ये बात मैं अभी तो इसको मिटा रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा, पर इसको लिख लेना तुम्हें, और याद रखना चाहो तो याद रख लेना। ये तो अच्छी बात है, याद रख लोगे तो अपन ने क्या किया? मैंने क्या लिखा कि 4 में से क्या करोगे? 3 घटाने पर। समीकरण 4 कहाँ आ रही? ये रही। बोलो देखें, 28x माइनस के 12y बराबर के कितने? 8000। अब इसमें से कौन सी समीकरण घटा रहे हो? 3 घटा रहे हो। 3 कौन सी है? 27x माइनस के 12y बराबर के 6000। क्या कर रहे हैं अपन? घटा रहे हैं। जब भी घटाने की स्थिति आए तो ये वाली लाइन को थोड़ा सा नीचे खींचना। घटाने की स्थिति में, प्लस वाली स्थिति में नहीं भी खींचोगे तो भी चलेगा। वो क्यों? वो भी बता दूंगा। इधर सुनो, घटा रहे हैं तो आपने बचपन में सीखा होगा, अगर आप इस प्रकार चर संख्याओं को घटाते हैं तो घटाने पर जो नीचे वाली ये स्थिति तो इसके चिन्ह चेंज होते थे। याद है क्या आपको?
भाग में सीखा होगा आपने, भाग में उस समय करते थे, घटाते थे, तो यहाँ वाली नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज होते थे, तो इसका क्या हो गया, चिन्ह चेंज हो गए, तो जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा माइनस, जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 27 किसके हैं, प्लस के, तो ये किसके हो जाएंगे माइनस के, ये माइनस का है वो किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो मैंने इसी वजह से कहा कि अगर चिन्ह समान है तब क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाते हैं तो क्या होते हैं चिन्ह चेंज। अगर ये प्लस होता है यहाँ पे या फिर एक जगह प्लस होता तो फिर अपन क्या करते हैं, समीकरणों को जोड़ते, और जैसे जोड़ते ये कट जाते। अब ये बताओ मेरे को घटा रहे हैं 28x में से 27, अब 27 किसके हो गए माइनस के, 28x में से 27x गए तो क्या बचा x बचा, 12y किसके हैं माइनस के, 12y अब किसके हैं प्लस के, तो ये क्या हो गए कट गए, y का मामला खत्म। तो मेरे को बताओ 8000 में से 6000 गए तो कितने बचे, तो x का मान कितना आया बच्चों 2000, x का मान कितना आया 2000। अब x के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, किसका मान आ जाएगा y का, तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे बोलो, एक में रखोगे दो में रखोगे, क्योंकि अगर इनमें रखोगे, अब बोल से कहेंगे सर 3 में रखें, सर 4 में रखें, तो 3 में 4 में क्यों रखना जब आपको पास फर्स्ट और सेकंड पड़ी है, 3 में क्यों नहीं रखवा रहा, क्योंकि 3 को ऑलरेडी आपने 3 से सॉरी 1 को आपने ऑलरेडी किससे गुणा कर रखा है 3 से गुणा कर, तो वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे बड़ी है, समीकरण है तो एक ही, ये भी तो एक ही थी, बस इसको किससे गुणा कर रखा है 3 से। ये समीकरण 2 जो 4 है ये वास्तव में है तो 2 ही, और इसको किससे गुणा कर रखा है 4 से। तो अपन कहाँ रख दें x का मान को, या तो 1 में रखो या 2 में रखो, किस में रखें बोलो 2 में रखते हैं। चलो x का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। फिर मैं कह रहा हूँ आप ये कहीं पे भी रख सकते हो, 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, 3 में 4 कहीं भी रख सकते हो आपकी इच्छा, परंतु कोशिश करें कि पहली दूसरी में रख दें, क्योंकि यहाँ मान आपने गुणा बिना गुणा की हुई समीकरण है, छोटी समीकरण है। तो ये x का मान 2 में रख रहे हो तो 7 दिखा मेरे को, फिर क्या दिखा x दिखा, x के स्थान में कितना रखना है मेरे को 2000 रखने, रख दिए मैंने 2000, फिर कितना आया 3y आया, फिर कितना है बराबर के 2000, आ जाएगी बात समझ में। ये कितना हुआ रे 14000, ये कितना है 3y, ये कितना है 2000, आ जाएगी बात समझ में। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से 3y इधर है माइनस के, इधर है तो माइनस के, उधर ले जाऊंगा तो प्लस के, तो ये 3y इधर जाएंगे तो किसके हो गए प्लस के, इधर ऑलरेडी कितने हैं 14000, ये 2000 इधर आएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, 14000 में से 2000 गए तो कितने बचे 12000, किसका मान आया ये 3y का, ना कि y का, 12000 किसका मान आया 3y का। तो ये बताओ मेरे को y का मान निकालना है, y का मान निकालना है तो y को इधर 12000 के बटा में कौन चला जाएगा 3, तो ये बताओ मेरे को y का मान कितना आया 12000 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा 4000, किसका मान आया ये y का मान आया, y का मान आया, y का मान कितना आया 4 और x का मान कितना आया 2000, आ जाएगी बात समझ में। तो उसकी मासिक आय क्या 2000 है क्या, पहले व्यक्ति की क्या मासिक आय 2000 है क्या, अरे नहीं है, वहां पर मासिक आय 9x है, तो x को किससे गुणा करना पड़ेगा 9 से, 9 दूना 18, यानी उसकी मासिक आय कितनी है 18000, और फिर वो खर्च कितना कर रहा है 4y, y का मतलब 4, तो 4 चौक 16000, कितना हुआ 16, अरे x को किससे गुणा करोगे, मतलब x का मान कितना आया 2000, 2 को किससे गुणा करोगे 9 से, यानी वो कितना कमा रहा है 18000, वो खर्च कितना कर रहा है 4y कर रहा है, y का मान कितना आया 4000, 4 चौक 16, 18000 में 16000 गए तो कितने बचा रहा है वो महीने के, आ गए ना 2000, ठीक है, उसने कहा था कि 2000 बचाता है, इस प्रकार 2000 बच रहे हैं उसके, ठीक है। तो ये हुई समीकरण है, ये हुई अपनी कौन सी विधि विलोपन विधि। सर विलोपन विधि में क्या करते हैं, तो एक बार फिर बता रहा हूँ, किसी एक चर का गुणांक समान करते हैं, ठीक है, y हेयर x है, तो इनमें किसी भी एक चर का क्या करते हैं गुणांक, मैंने अभी किसका गुणांक समान किया y का कैसे किया, इसके यहाँ 3 था तो 3 से तो इसको गुणा कर दिया,
इसके यहाँ 4 था तो 4 से इसको गुणा कर दिया, जैसे गुणा किया इनका क्या आया, ये गुणांक क्या आ गए, बराबर। जैसे गुणांक बराबर आए तो फिर मैंने गुणांक बराबर आने के बाद चिन्हों को देखा, चिन्ह देखा तो चिन्ह कैसे हैं, समान चिन्ह है। समान चिन्ह मतलब क्या करना है, घटाना है। तो समीकरण 3 में से 4 घटा दो या 4 में से 3 घटा दो, कैसे भी घटा दो, आपके आंसर x का मान 2000 ही आएगा। ठीक है, जैसे x का मान आता है फिर आगे तो आपको आता है, ये x का मान आते ही आप किसी भी एक समीकरण में रख दो, y का मान आ जाएगा। आ जाएगी बात समझ में? चलो यहाँ तक उतारो फिर आगे करते हैं। यहाँ तक उतार लिया ना। देखो वो लास्ट में ऐसा पूछ रहा है कि उनकी मासिक आय ज्ञात करो। मासिक आय मतलब आगे वाला जो अनुपात है ना वो किसका है, आय का। तो ये लिखो, अतः पहले व्यक्ति की मासिक आय, अतः पहले व्यक्ति की मासिक आय, पहले व्यक्ति की मासिक आय बोलो कितनी लिखोगे, अपने मन से लिखोगे या सवाल में दिए जो लिखोगे, 2 इंटू 9, 9000 मतलब 2000 इंटू 9। अरे मासिक आय, एक्स का मान कितना आया तुम्हारे, 2000 आया ना, तो उसकी जो मासिक आय है वो कितनी है, 9x। तो 9x के स्थान में कितना लिख दोगे, 2000। मासिक आय बराबर 9 इंटू 2000 बराबर 18000, ऐसे लिखो। ठीक है, तथा अगली लाइन में लिख लो, तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, इसमें क्या लिखोगे, 7 इंटू 2000, 7 इंटू 2000, 7 इंटू 2000 कितने हुए, 14000। यानी दूसरे व्यक्ति की मासिक आय है 14000 और पहले व्यक्ति की मासिक आय है कितनी, 18000। 18000 कैसे आए, 2000 को किससे गुणा किया, 9 से, और 14000 कैसे है, 2000 किससे गुणा किया, 7 से। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका जो खर्च है क्या, वो भी बता सकते हो क्या आप मेरे को? अरे खर्च बता सकता है क्या कोई मेरे को? पहले व्यक्ति का खर्च कितना है, कोई बताएगा? 16000। कितने हो जाएंगे, 16000। ठीक है, पहले भी किया था। 4 वाई है ना, वाई का मान कितना है था अपने, 4000, और 4 वाई है मतलब कितना हुआ, 4 चौक 16, 16000 उसका क्या हो गया, खर्च हो गया, और बचा कितना आ रहा है, वो 2000। ठीक है, नेक्स्ट पेज पलटो, पेज नंबर 40 पे आओ और उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी उसने समीकरण आगे होके दे दी। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रेखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर क्या है, 9 है, और क्या कह रहा है, 2x प्लस के 3y बराबर के 8, और यहाँ पे 4x प्लस के 6y और बराबर के कितना, 7। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। वो क्या कह रहा है, सभी संगत हल जो भी है वो क्या करो, निकालो। आप क्या करो, बस पेन लगा के इसको, किताब को तो बंद करो और यहाँ ध्यान दो एक बार, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, विलोपन विधि से हल करना है इसको। किससे हल करना है, विलोपन। विलोपन क्या कहती है कि आप किसी भी एक चर का गुणांक समान करें। क्या करें, गुणांक समान करें। गुणांक समान करने का मतलब यहाँ x के आगे 2 है और यहाँ x के आगे 4 है, या तो यहाँ पे भी 4 आ जाए, या तो ऐसी स्थिति करो, या फिर यहाँ 3y है यहाँ 6y है, तो यहाँ कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो मेरे को ये बताओ कौन सा गुणांक समान करना चाहोगे आप समीकरण नंबर 1 में, किसका गुणांक समान करना चाहोगे, x का, y का, किसी का भी कर लो, क्योंकि चिन्ह भी देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करूं मैं, किसी से कर लो। समीकरण 1 को देखो 2 से करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 कर दूं। तो समीकरण 1 को किससे गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। जैसे मैंने समीकरण 1 को, इस 1 को 2 से गुणा किया, कितना आया, 4x। यहाँ कितना आएगा, 6y। यहाँ कितना आएगा, 16। समीकरण नंबर कौन सी, 3। क्या ये 3 समीकरण एक ही है क्या, एक ही है ना। तो अब आपको इस 1 से तो कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि 1 को आपने 2 से गुणा करके इसका कोई काम नहीं रहा। अब आपको किन से काम है, समीकरण नंबर 2 से और समीकरण नंबर 3 से ही काम है। तो अब क्या करो,
इनका आपने गुणांक समान किया, किसका गुणांक समान किया आपने? एक्स का। किसका किया? एक्स का, या फिर वाई का किया। तो एक्स या वाई का इनके जो चिन्ह है वो कैसे हैं? समान है। चिन्ह समान है तो फिर क्या करते हैं? जोड़ते हैं, घटाते हैं? घटाते हैं। तो चिन्ह समान है तो घटाते हैं। तो समीकरण नंबर 3 में से 2 घटा दो क्या? 3 में से 2 घटा दो। समीकरण 3 में से समीकरण कौन सी घटाने पर? 2 को घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। ठीक है। समीकरण 3 में से 3 कहाँ आ रही? ये रही 4x प्लस के 6y बराबर के कितने? 16। इसमें से किसको घटाना है? 2 को। 4x प्लस के 6y और बराबर के कितने? 7। घटा रहे हैं तो लाइन थोड़ा नीचे खींचेंगे, चिन्ह चेंज होंगे। ये 4x किसके? प्लस के, तो ये भी माइनस का। ये 6y किसके? प्लस के, ये भी किसका? माइनस। 7 किसका? प्लस का, ये भी किसका? माइनस का। ये 4x प्लस के, ये माइनस के, ये कट जाएंगे। 6y किसके? प्लस के, 6y किसके? माइनस के, ये भी कट जाएंगे। 16 में 7 गए तो 9, इधर क्या आया? 0। तो ये वो स्थिति आ गई, मैंने आपको इससे पहले प्रतिस्थापन में भी करवाए थे सवाल, जहां पर चर ही कट जाए, चर ही नहीं बचे। ऐसी स्थिति में समीकरणों के हल एक तो दो स्थितियां बनती है, या तो कोई हल प्राप्त नहीं होता है या फिर अनेक हल प्राप्त होते हैं। 2 स्थितियां बताई थी मैंने कि या तो अनेक हल प्राप्त होते हैं या फिर कोई हल प्राप्त नहीं होता है। अब जब अनेक हल प्राप्त होते हैं, एक स्थिति थी अनेक हल प्राप्त होते हैं। एक आता है कि एक हल प्राप्त हो, जैसे कि अभी पिछली समीकरण में प्राप्त हुआ था, एक हल आया था अपने। एक स्थिति आती है अनेक हल प्राप्त होते हैं, एक आता है कि कोई हल प्राप्त नहीं हो, कोई हल प्राप्त नहीं हो। ठीक है। अब अगर अनेक हल प्राप्त होते हैं, ऐसी स्थिति में चर तो कटते ही हैं, बाकी जो ये अचर वैल्यू आती है ना, ये भी बराबर आती है। यानी इधर 0 आया ना, तो इधर भी कितना आना चाहिए था? मतलब सॉरी, इधर 9 आया तो इधर भी कितना आना चाहिए था? 9 आना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपन क्या कहते थे? अनेक हल प्राप्त होंगे जिनका अपन पता नहीं कर सकते। परंतु यहाँ पर तो आया 9 और यहाँ क्या आया? 0। ऐसी स्थिति में अपन क्या लिखेंगे? कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ तक उतारो। इसके नीचे क्या लाइन लिखवाऊंगा मैं? उपरोक्त उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है। चलो यहाँ तक लो, यहाँ तक उतार लिया होगा। इसके नीचे लाइन लिखना, अतः लाइन लिखना, पहले लाइन लिख लो फिर उतार लेना जगह छोड़ के। अतः उपरोक्त उपरोक्त रैखिक समीकरण, ये द्विघात आ जाने कहां से याद आ रही है। उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म के उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। आगे आ जाइए बात समझ में, ऐसा कब लिखते हैं कब नहीं लिखते हैं। ठीक है ना। चर ही कट जाए, ऐसी स्थिति में 2 स्थितियां बनती है, या तो अनेक हल हो या फिर कोई हल प्राप्त नहीं हो। अनेक हल कब बनता है? जब आपका अचर पद भी समान आ जाए। जैसे यहाँ 9 आया तो यहाँ भी 9 आता, तब फिर मैं कह देता कि इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। परंतु यहाँ 0 आ गया, यहाँ 9 आ गया, तो फिर इसके कोई हल प्राप्त नहीं हो जाएंगे। ठीक है। ये विलोपन विधि थोड़ा बहुत कंप्लीट हुई, अपन ने कुछ सवाल किए। आप क्या करना, 3.3 के पहले के जो कुछ एक सवाल है ना, इनको करने की कोशिश करना। कल मैं यहाँ करवाऊंगा, तब आप चेक करना कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं फिर।